नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का या फिर आधुनिक भारत के इतिहास का। और दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री की इस सीरीज़ में हम पढ़ेंगे प्लासी के युद्ध के बारे में या फिर बैटल ऑफ प्लासी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये हुआ कब था युद्ध, वो देख लेते हैं थोड़ा डेट। 23 जून 1757। ठीक है, ये डेट है इसकी। 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध, है ना। अब देखिए दोस्तों, इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन घटनाओं के बाद से पूरा का पूरा इतिहास ही चेंज हो जाता है। उन्हीं प्रमुख घटनाओं में से एक घटना है प्लासी का युद्ध, है ना। ये एक ऐसी घटना थी जिसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर जो अंग्रेज थे, है ना, उनका पूर्णतः नियंत्रण हो गया था बंगाल में, है ना। पूरी तरह से नियंत्रण हो गया था और इसी घटना के बाद से उनका मतलब इंडिया में या फिर भारत में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे, पावरफुल हो गए थे। ठीक है, तो ये एक ऐसी घटना है जिसके बाद से पूरा का पूरा इतिहास ही चेंज हो गया, है ना। ऐसा हम कह सकते हैं कि यदि प्लासी का युद्ध ना होता या फिर ये घटना ना होती तो इतिहास हम कुछ और पढ़ रहे होते। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, कोई भी एग्जाम हो आपका, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए तो इसको डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें इसके बारे में, है ना। चलिए तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि 1707 में, ठीक है, ये चीज़ हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। 1707 में जो औरंगजेब था, औरंगजेब, ठीक है, इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ था, क्षेत्रीय स्वायत्तता, ठीक है, क्षेत्रीय स्वायत्तता का जन्म होने लगा था। क्षेत्रीय स्वायत्तता से मतलब क्या है दोस्तों, देखिए मुगल जो राज्य था, है ना, मुगल का जो राज्य था बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा पावरफुल, इसके जो उत्तराधिकारी शासक बने थे, मुगल बादशाह बने थे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, है ना, उतने ज़्यादा इनमें काबिलियत नहीं थी। लास्ट पावरफुल कोई राजा था तो वो कौन था, नवाब था, तो औरंगजेब था। ठीक है, इसके बाद के जितने भी उत्तराधिकारी थे उतने सक्षम नहीं थे। तो इसकी मृत्यु के बाद से जो मुगल सत्ता थी वो धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि पतन की ओर जाने लगी थी। ठीक है, तो इसी कारण से जो और छोटे छोटे राज्य थे, है ना, मुगल सत्ता के अंतर्गत, वो खुद को मुगल सत्ता से अलग करने लगे थे, है ना, कोई खुद को स्वतंत्र करने की होड़ में लगे हुए थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही क्षेत्रीय स्वायत्तता को जन्म मिला। ठीक है, उसी में से दोस्तों एक राज्य था बंगाल, है ना। बंगाल का दीवान था मुर्शिद कुली खान, है ना। बंगाल का दीवान कौन था, मुर्शिद कुली खान, है ना। तो इसने भी क्या किया, खुद को या फिर बंगाल राज्य को, खुद के राज्य को, ठीक है, मुगल सत्ता से अलग करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। लेकिन ऐसा एकदम से नहीं किया कि एकदम से अलग हो गया, ऐसा नहीं, धीरे धीरे खुद को मुगल सत्ता से काटने लगा, है ना। टैक्स बराबर देता था ये, है ना, टैक्स बराबर से मुगलों को देता था ताकि डायरेक्ट तौर पर एकदम से दुश्मनी ना हो, है ना, क्योंकि डायरेक्ट अलग होता तो वो उन पर हमला करके पहले ही साइड कर देते। तो धीरे धीरे इसने खुद को मुगल सत्ता से अलग करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन टैक्स बराबर से देता रहा। ठीक है, तो ये मुर्शिद कुली खान को आपको याद रखना है, ये बंगाल का उस टाइम दीवान था। ठीक है, तो ये तो बंगाल की बात हो गई। अब हम थोड़ी बात करते हैं अंग्रेजों की, है ना। अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है, कि अंग्रेज भी बंगाल में ठीक ठाक ढंग से स्टेब्लिश हो चुके थे, है ना। इनकी कलकत्ता नाम का शहर इन्होंने बसा लिया था। ठीक है, इसके अलावा हुगली में ये बैठे हुए थे। ठीक है, हमने देखा था कि 1651 में, ठीक है, हुगली में इन्होंने कोठी लगाई थी, है ना। उसके अलावा 1698 में इनको 3 गांव मिले थे, है ना। एक था कालीकाता, ठीक है, ये सब चीज़ें हम पढ़ के आए हैं, कालीकाता, गोविंदपुरा और एक था सूता नती। ठीक है, ये 3 गांव इनको मिले थे। ठीक है, जिसपे कालीकाता नामक जो गांव था, यहाँ पर इन्होंने कलकत्ता शहर बसाया था, है ना। फोर्ट विलियम इनका जो किला था उसको बनाया था। ठीक है, फोर्ट विलियम किला भी इन्होंने वहाँ पर बनाया था, है ना, फोर्ट विलियम। ठीक है, तो ये सारे जो अंग्रेज थे अच्छी तरीके से बंगाल में स्टेब्लिश हो चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी इनके भी बहुत ज़्यादा पावर बढ़ रही थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा एक और घटना क्या हुई थी, फर्रुखसियर जो नवाब थे मुगल के, ठीक है, उनसे इनको एक विशेष फरमान मिला था। ठीक है, बहुत कम वार्षिक शुल्क पर इनको पूरा का पूरा कलकत्ता टैक्स फ्री व्यापार, है ना, टैक्स फ्री व्यापार करने को मिल गया था। कहाँ पर, कलकत्ता में, मात्र 3000 रुपये, मात्र
3,000 रुपये की वार्षिक शुल्क दे करके बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार करने का इनको अधिकार मिल गया था अंग्रेजों का। ठीक है, तो अंग्रेज भी यहाँ पर बढ़िया से जमे हुए थे, इसके अलावा फ्रांसीसी भी थे, है ना। ये सब चीज़ें हम पढ़ करके आए हैं दोस्तों। यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें हमने तीनों कर्नाटक युद्ध पढ़े हुए हैं, ठीक है, सारी कंपनियों का अराइवल पढ़ा हुआ है डिटेल में बहुत अच्छे से, तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए तो आपको आज का चैप्टर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो हमने क्या क्या देख लिया, एक तो देख लिया बंगाल में दीवान कौन बैठे हुए थे, मुर्शिद कुली खान, ठीक है, जो कि धीरे धीरे खुद को बंगाल से अलग करना चाहते थे, नवाब बनना चाहते थे बंगाल का, है ना। इसके अलावा अंग्रेज भी यहाँ पर जमे हुए हैं, कलकत्ता में बैठे हुए हैं, फोर्ट विलियम उन्होंने कॉलेज बना रखा है, फोर्ट विलियम किला बना रखा है, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर वो टैक्स फ्री व्यापार भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। अब हम मुर्शिद कुली खान के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मुर्शिद कुली खान के बारे में बात करते हैं। देखिए इसने क्या क्या कार्य किए, थोड़ा इसके कार्यों को आप समझिए। सबसे पहले तो इसने क्या किया, राजधानी थी जो बंगाल की, है ना, राजधानी ढाका हुआ करती थी, ठीक है। ढाका से इसने राजधानी को चेंज करके मुर्शिदाबाद किया, ठीक है। इसने क्या किया, राजधानी जो बंगाल की हुआ करती थी ढाका, है ना, जो वर्तमान में बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, है ना। देखिए उस टाइम का बंगाल काफ़ी बड़ा था, उसमें पूरा का पूरा बांग्लादेश आता था, अभी का जो बंगाल है वो आता था, है ना। कुछ टाइम बाद अभी हम चर्चा करेंगे उड़ीसा उसमें ऐड हो गया था, बिहार ऐड हो गया था, तो बहुत बड़ा बंगाल था, ठीक है। तो उसने ढाका पहले राजधानी थी, उसको चेंज करके राजधानी मुर्शिदाबाद बना दी, ठीक है। तो इसने एक काम क्या किया, राजधानी चेंज की। दूसरा इसने एक टैक्स लगाया था, इजारेदारी व्यवस्था, ठीक है। इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी, जो कि क्या किससे संबंधित है, टैक्स से। इसने एक इजारेदारी व्यवस्था शुरू की थी। क्या करता था, ठीक है, गांव से टैक्स वगैरह वसूल करने के लिए एक अधिकारी या फिर एक किसी व्यक्ति को पूरा ठेका दे देता था कि भैया इस गांव का आप पूरा टैक्स कलेक्ट करके मुझे दोगे, है ना। तो इस प्रकार से ठेके टाइप से दे देता था हर व्यक्ति को, इस गाँव भैया ये गाँव तुम्हारे अंडर है, यहाँ का टैक्स मुझे चाहिए, है ना। अगले व्यक्ति को किसी और गाँव का, या फिर 2-3 गाँव का एक व्यक्ति को दे दिया। तो इस प्रकार से एक उसने व्यवस्था बनाई थी जहाँ से एक व्यक्ति गांव का टैक्स कलेक्ट करके इसको देता था। इसको बोलते थे इजारेदारी व्यवस्था, ठीक है। दूसरा काम इसका ये था, है ना। इसके अलावा दोस्तों इसके टाइम पे जो उड़ीसा था, ठीक है, उड़ीसा को बंगाल में शामिल किया, उड़ीसा को बंगाल में शामिल, ठीक है। तीसरा काम क्या था, उड़ीसा को इसने बंगाल में शामिल किया, है ना। तो ये 3 काम इसके आपको याद रखना है, ठीक है। तो 1927 में और फिर इसकी मृत्यु हो जाती है, 1927 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब एक बात है आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं। बंगाल का दीवान कौन था, मुर्शिद कुली खान। मैंने आपको क्या बताया, 1907 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद से क्षेत्रीय स्वायत्तता का जन्म हुआ और छोटे छोटे जो भी राज्य थे, ठीक है, वो धीरे धीरे मुगल सत्ता से अलग होने लगे। उसी में से एक राज्य था बंगाल, यहाँ का दीवान था मुर्शिद कुली खान। इसने भी खुद को ये भी चाहता था कि मैं भी बंगाल का नवाब बनूँ, है ना, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। तो इसने भी खुद को बंगाल से अलग करने का कोशिश की और धीरे धीरे इसको काटते चला गया, लेकिन टैक्स बाकायदा से देते रहा। इसके अलावा इसके काम क्या थे, ढाका से इसने मुर्शिदाबाद कैपिटल चेंज की, है ना। इजारेदारी व्यवस्था जो कि टैक्स से रिलेटेड व्यवस्था थी उसको शुरू किया। उड़ीसा को भी इसने बंगाल में शामिल कर लिया, ठीक है। उड़ीसा उससे पहले नहीं था, तो इसने उड़ीसा को भी उसमें शामिल किया और 1927 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये उसके कुछ काम थे, ठीक है। और एक बात और याद रखना, 1719 में इसने स्वयं को नवाब घोषित कर दिया था, नवाब घोषित किया था, है ना। ये बात भी आपको याद रखना है, 1719 में इसने स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया था। तो इतनी चीज़ें हैं मुर्शिद कुली खान के बारे में। अब इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। इसकी दोस्तों मृत्यु के बाद, है ना, जब इसकी मृत्यु हो गई मुर्शिद कुली खान की, है ना, तो इसका पुत्र नहीं था, इसका था दामाद, है ना। इसका दामाद था दोस्तों सुजाउद्दीन, इसका दामाद था सुजाउद्दीन, ठीक है। मैंने क्या बोला, मुर्शिद कुली खान की मृत्यु कब हो गई, 27 में, है ना, 1727 में मृत्यु के बाद इसका एक दामाद था सुजाउद्दीन, वो बनता है बंगाल का नवाब,
क्या बनता है, बंगाल का नवाब। लेकिन बहुत कुछ 1727 से ये रहता है 1739 तक, 1727 से रहता है 1739 तक, ठीक है। तो इतने टाइम ये यहाँ पर का शासक रहता है, लेकिन बहुत कुछ इसके टाइम पीरियड में काम नहीं होता है। बस एक इम्पॉर्टेंट काम रहता है कि जो बंगाल था उसमें बिहार शामिल हो जाता है ना, बिहार बंगाल में शामिल, ठीक है। बिहार क्या होता है, बंगाल में शामिल हो जाता है सुजाउद्दीन के टाइम में, ठीक है। इसका कार्यकाल कब था, 27 से लेकर 39 तक, और कुछ विशेष इसमें नहीं है। कौन था ये, मुर्शिद कुली खान का दामाद था, ठीक है। अब इसकी जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद एक, ठीक है, इसका जो बेटा था, इसका बेटा था सरफराज, सरफराज, इसका बेटा था सरफराज। ये कब तक रहा, 1739 से लेकर के 40 तक, 2 साल ही रहा, ठीक है। सरफराज था इसका पुत्र, जो कि बंगाल का अगला नवाब बनता है, ठीक है। अब देखिए ये 39 से 40 तक केवल 1 वर्ष ही रहा, क्योंकि इसकी हत्या कर दी जाती है। इसकी हत्या कौन करता है, इसकी हत्या कौन करता है, तो अली वर्दी खां, एक नया कैरेक्टर आ रहा है अली वर्दी खां। पूरा स्टोरी आप समझिए, है ना, अली वर्दी खान, ठीक है, ये इसके बाद नवाब बनेगा। अब पूरी पिक्चर एक और बार मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मुर्शिद कुली खान था, ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई 1727 में। इसका एक दामाद था सुजाउद्दीन, इसकी मृत्यु के बाद ये बंगाल की गद्दी पर बैठता है। इसके कार्यकाल में बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है, बिहार को बस बंगाल में ऐड हो जाता है, ठीक है, और कोई विशेष काम नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और आपको याद रखना है, अली वर्दी जो खां था, ठीक है, वो बंगाल का ही अधिकारी था, बंगाल का बोल रहा हूँ, बिहार का कर्मचारी। कौन था, अली वर्दी खां, ठीक है, अली वर्दी खां, ठीक है। जो ये मैंने अली वर्दी खां दोस्तों आपको बताया ना, ये जब सुजाउद्दीन के टाइम पे बिहार बंगाल में शामिल हुआ, तो उस टाइम ये बिहार में एक कर्मचारी या फिर अधिकारी था, ठीक है। तो जब वो इसमें शामिल हो गए तो वो भी बहुत, जो ये अली वर्दी खां था, ये भी बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, और ये भी क्या चाहता था कि मैं भी बंगाल का नवाब बनूं, ठीक है। तो यहाँ पे सुजाउद्दीन के टाइम पे ये एंटर किया था बंगाल में, ठीक है। फिर इसकी मृत्यु हो जाती है 39 में, और ये सरफराज बनता है, इसका पुत्र, है ना। लेकिन जब चूंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बंगाल का नवाब बनना चाहता था, तो ये क्या करता है, अली वर्दी खां सरफराज की हत्या कर देता है, ठीक है, सरफराज की हत्या करता है, और स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित करता है। बात समझ में आई, ठीक है। ये सरफराज की हत्या कर देता है, ठीक है। एक युद्ध हुआ था, गिरिया का युद्ध, है ना, आपको याद रखना है, गिरिया का युद्ध हुआ था 40 में, 1740 में। गिरिया के युद्ध में सरफराज की हत्या कर देता है और स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित करता है, ठीक है। अब देखिए ये छल कपट से, या फिर एक प्रकार से देखा तो गलत तरीके से बंगाल की गद्दी पर बैठा था, ठीक है, ठीक है। तो स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया, ठीक है। और जो मुगल, ठीक है, जो मुगल नवाब थे, मुगल शासक थे, तो मुगल शासक को, ठीक है, 2 करोड़ का नजराना भेजा, ठीक है। 2 करोड़ रुपए का, से आप रिश्वत बोल दीजिए या फिर नजराना बोल दीजिए, है ना, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ताकि ये इन पर कोई एक्शन ना ले। देखिए अली वर्दी खान ने क्या किया, गलत तरीके से बंगाल की गद्दी पर बैठा था, तो कहीं मुगल सत्ता इस पर आक्रमण ना कर दे या फिर इसके ऊपर कोई एक्शन ना ले, इसलिए इसने क्या किया, मुगलों को 2 करोड़ रुपए नजराने के तौर पर भिजवाया, है ना। और मुगलों ने क्या किया, उस टाइम जो मुगल शासक था वो कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला क्या था, उस टाइम पे मुगल बादशाह था, ठीक है। तो इसने भी कुछ नहीं कहा, बढ़िया से 2 करोड़ रुपए इसको मिल गए, और इसने क्या कर दिया, इसको बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। बेटा यहाँ तक की पिक्चर क्लियर है, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको पूरा। देखिए बंगाल का दीवान कौन था, मुर्शिद कुली खान था, ठीक है। 1727 में इसकी मृत्यु हो जाती है ना। इसका एक दामाद होता है सुजाउद्दीन, ठीक है। 1727 से 1739 तक इसका कार्यकाल रहा। इसके कार्यकाल में कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ होता नहीं है, बस एक चीज़ होती है, बिहार को बंगाल में शामिल किया जाता है ना, बिहार को बंगाल में शामिल किया जाता है ना।
क्या होता है कि बिहार का जब इस बंगाल में शामिल होता है तो वहीं का एक अधिकारी होता है अलीवर्दी खां, ठीक है, तो वो भी यहाँ का एक प्रकार से अधिकारी बन जाता है, लेकिन वो बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहता है और वो चाहता है कि मैं बंगाल की गद्दी पर बैठूं, ठीक है। सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका बेटा होता है सरफराज, जो कि बंगाल की गद्दी पर बैठा है 1739 में, लेकिन ये सिर्फ 1 वर्ष ही रह पाता है। अलीवर्दी खां उसकी हत्या कर देता है, ग्रिया का युद्ध होता है 1740 में, ठीक है, ग्रिया के युद्ध के द्वारा अलीवर्दी खां, ठीक है, इसकी हत्या करके स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित करता है। क्योंकि अवैध रूप से ये बंगाल की गद्दी पर बैठता है, तो ये जो मुगल बादशाह थे, ठीक है, उसको क्या करता है, नजराना पेश करता है 2 करोड़ रुपए का, ठीक है, ताकि मुगल बादशाह भी खुश हो जाए, ठीक है। और मुगल बादशाह जो कि उस टाइम पे थे मोहम्मद शाह रंगीला, इसको बंगाल का नवाब घोषित कर देते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब कहाँ, ठीक है, तो अब दोस्तों बंगाल में कौन बैठा हुआ है, अलीवर्दी खां, है ना, अलीवर्दी खान, ठीक है। कब से कब तक था इसका, 1740 से लेकर के 56 तक, है ना। अब इसके कार्यकाल के दौरान दोस्तों इसको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसको सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई मराठों से, है ना, मराठों से। क्या हुआ था, इसके टाइम पीरियड में मराठों ने बंगाल पर आक्रमण किया था, ठीक है, तथा वो युद्ध जीत गए थे। अलीवर्दी खां जो था, वो जो बंगाल का शासक था, वो युद्ध हार गया था, है ना। जब ये युद्ध हार गया, ठीक है, तो एक संधि होती है, ठीक है, एक संधि होती है, ठीक है, आपको पता होगा जब भी युद्ध हारता है तो एक संधि होती है, ठीक है। तो संधि में क्या डिसाइड किया गया, उसमें एक थे रघुजी जो कि मराठा सरदार थे, ठीक है, उस टाइम पे जब ये जीते थे। तो एक संधि होती है दोस्तों, संधि में क्या डिसाइड किया जाता है, 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, ठीक है, 12 लाख रुपए चौथ कर, ठीक है। जो मराठे जीते थे, तो मराठे क्या करते थे, जब भी किसी राज्य पर आक्रमण करते थे और वो युद्ध जीतते थे, है ना, तो संधि के तहत वो मतलब एक टैक्स लेते थे ताकि वो इन फ्यूचर आक्रमण ना करें, तो वो टैक्स लेते थे, तो वही टैक्स को बोलते थे चौथ कर, है ना। तो इन्होंने 12 लाख रुपए वार्षिक इनसे चौथ कर वसूला। इसके अलावा उड़ीसा जो राज्य इनके पास आ गया था, वो भी मराठों को इनको देना पड़ा, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हुई इस युद्ध में, एक तो 12 लाख रुपए चौथ के रूप में इनको देने पड़े वार्षिक, और उड़ीसा राज्य भी इनको देना पड़ा। इसके अलावा दोस्तों अलीवर्दी खां जो था, है ना, मैंने आपको बताया था कि इसने क्या किया था, स्टार्टिंग में जब ये नवाब बना था तब इसने 2 करोड़ रुपए मुगल बादशाह को भेजे थे, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम इसने टैक्स दिया, है ना, मुगलों को कुछ टाइम तो इसने टैक्स दिए, लेकिन कुछ समय बाद इसने मुगलों को टैक्स देना भी बिल्कुल से बंद कर दिया था, है ना। तो ये बात भी आपको याद रखना है, इसने मुगलों को टैक्स देना, कुछ समय टैक्स दिया, उसके बाद टैक्स देना भी मुगलों को बंद कर दिया था, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे अलीवर्दी खां के जो उत्तराधिकारी थे या फिर इनके और जो पुत्र पुत्रियाँ थी, है ना, उनके बारे में हम थोड़ा यहाँ पर चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अलीवर्दी खां के बारे में हम पढ़ रहे थे, है ना, अलीवर्दी खान कब से कब तक थे ये थे 1740 से 56 तक, ठीक है। इनके काम वगैरह हमने देख लिए। अब देखिए, इनकी 3 पुत्री थी, यहाँ पे आपको जो समझना है, इनकी 3 पुत्री थी, ठीक है। एक का विवाह हुआ था पूर्णिया में, ठीक है, एक का विवाह हुआ था पटना में, ठीक है, पटना में, और एक और जो तीसरी वाली थी, इनका विवाह हुआ था ढाका में, ठीक है। 3 पुत्रियां थी। अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, उत्तराधिकारी नहीं था, जो कि इनकी मृत्यु के बाद बंगाल को संभाल पाए, ठीक है। तो इनकी 3 पुत्री थी, ठीक है। एक का विवाह पूर्णिया में हुआ था, एक का पटना में और एक का ढाका में, ठीक है। जो पटना वाली इसकी सिस्टर थी या फिर बहन थी, उनका जो पुत्र था, है ना, उसका नाम था सिराजुद्दौला। बात समझ में आई, ठीक है। जो पटना वाली इनकी सिस्टर थी, इसका नाम था सिराजुद्दौला, ठीक है। इसके अलावा जो पूर्णिया वाली सिस्टर थी, इसका बेटा था शौकत जंग, है ना। अब देखिए, सिस्टरों के नाम क्या थे वो आपको याद नहीं रखने, है ना। पूर्णिया में जो इसकी सिस्टर का विवाह हुआ था, उसके पुत्र का नाम था शौकत जंग। पटना में जिस सिस्टर का विवाह हुआ था, उनके पुत्र का नाम था सिराजुद्दौला, ठीक है। और ढाका में जो इनकी सिस्टर का विवाह हुआ था, उसका नाम था घसीटी बेगम, ठीक है। घसीटी बेगम कौन थी, जिनका ढाका में विवाह हुआ था, है ना। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ से, अब जो अलीवर्दी खां अपना जिसको उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, वो था सिराजुद्दौला,
है ना। कौन था? सिराजुद्दौला। ये इसके बहुत करीबी था सिराजुद्दौला और इसको ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। और आगे चल के जब इसकी 1756 में मृत्यु हो गई तो सिराजुद्दौला ही क्या बना? बंगाल का नवाब बना। लेकिन दोस्तों चूंकि ये सिराजुद्दौला को अपना वारिस बता रहा था, ठीक है, इसलिए इसके कारण चलते शौकत जंग और घसीटी बेगम, ठीक है, इनके मन में क्या द्वेष की भावना आ गई कि ये इसको क्यों नवाब बना रहे हैं ना, तो द्वेष की भावना आ गई और इनकी आपस में नहीं बनी, ठीक है। तो 1756 में ही, ठीक है, अक्टूबर 1700, बात समझ में आ गई। यहाँ अलीवर्दी खां की 1756 में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसका उत्तराधिकारी के तौर पर जो पटना वाली सिस्टर थी है ना, उनकी जो बेटे थे सिराजुद्दौला, उसको बंगाल का नवाब बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन चूंकि इसको बंगाल का नवाब बनाया जाता है तो जो शौकत जंग था और जो घसीटी बेगम कौन थी? इसकी बहन थी अलीवर्दी खां की, इसकी कौन थी? मौसी थी, ठीक है। तो इनके मन में द्वेष आ जाता है क्योंकि इसको नवाब बनाया जाता है। तो अक्टूबर 1756 में एक युद्ध होता है, मनिहारी का युद्ध, मनिहारी का युद्ध, ठीक है। इस युद्ध में सिराजुद्दौला शौकत जंग की हत्या कर देता है, ठीक है। तो इसकी पिक्चर यहाँ से खत्म हो जाती है, ठीक है। 1756 अक्टूबर में ही युद्ध होता है मनिहारी का, उसमें इसकी ये सिराजुद्दौला शौकत जंग की हत्या कर देता है, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको ये थोड़ा दिमाग में रखना है कि यहाँ पर ये घसीटी बेगम इसके खिलाफ है, द्वेष की भावना कहीं ना कहीं मन में है क्योंकि इसको ये इसका अलीवर्दी खान ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। अब दूसरी चीज़ समझिए, 1756 से ही, है ना, हमने कर्नाटक वॉर पढ़ के आए हैं, तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध जिसे सप्तवर्षीय युद्ध भी बोला जाता है ना, सप्तवर्षीय युद्ध, ठीक है। सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत हो जाती है 1756 से ही, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब तृतीय कर्नाटक युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत हो जाती है, ठीक है, तो जो अंग्रेजी भी बंगाल में बैठे हुए हैं, ठीक है, इसके अलावा जो फ्रांसीसी हैं वो भी बंगाल में बैठे हुए हैं, ठीक है। कर्नाटक युद्ध किसके बीच में हुए थे? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ के आए हुए हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो पहले आप देख लीजिए, क्योंकि आपने यदि प्रीवियस वीडियो नहीं देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। जैसे तृतीय कर्नाटक युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध, है ना, ये कुछ चीज़ें बीच बीच में जो मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो 1756 से कर्नाटक युद्ध स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, जब कर्नाटक युद्ध स्टार्ट हो जाता है तो जो बंगाल में ये अंग्रेज और फ्रांसीसी बैठे हुए थे, तो जहाँ पर जैसे कलकत्ता में ये बैठे थे, ठीक है, फोर्ट विलियम एक किला था इनका अंग्रेजों का, कौन था? फोर्ट विलियम। तो ये क्या करते हैं, ये फोर्ट विलियम जो इनका किला था उसकी किलेबंदी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। किलेबंदी क्या होती है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, तो देखिए किलेबंदी क्या होती है, मान लीजिए ये कोई किला है ना, ये किला है ना, तो किले के चारों ओर एक मजबूत दीवार बनाई जाती है ताकि युद्ध के समय किले को प्रोटेक्ट रखा जाए, वहाँ पर जो लोग हैं, सैनिक हैं, उनको प्रोटेक्ट रखा जाए, है ना। तो क्या किया था अंग्रेजों ने, जब 1756 में सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत हुई तो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों दोनों ने, ठीक है, फ्रांसीसी कहाँ बैठे थे? चंद्रनगर में बैठे थे, और अंग्रेज 2-3 जगह बंगाल पर बैठे हुए थे, ठीक है। तो फोर्ट विलियम वगैरह में ये किलेबंदी करने लगे। इसके अलावा तोपें जो होती हैं उनको इंस्टॉल करने लगे अपने किलों वगैरह पे, दीवारों पे किलों की, ताकि युद्ध के समय उनके वो काम आए, ठीक है। तो जब ये चीज़ें ये करने लगे, है ना, युद्ध स्टार्ट होने के बाद, तो जो बंगाल का नवाब था, कौन था बंगाल का नवाब? सिराजुद्दौला, ठीक है। जब ये लोग ये किलेबंदी वगैरह करने लगे और बात सिराजुद्दौला को पता चली, ठीक है, तो उसने साफ साफ अंग्रेज़ों को और फ्रांसीसियों को मना कर दिया कि आप हमारे राज्य में, यदि आपके बीच में कुछ डिस्प्यूट है भी तो आप आपस में इसको सॉल्व करो, ठीक है। आप ना किलेबंदी कर सकते हो हमारे राज्य में और ना ही तोप वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। तो जब ये बंगाल के नवाब ने ये फरमान निकाला, ठीक है, तो जो फ्रांसीसी थे, है ना, इन्होंने तो जो बंगाल के नवाब थे, ठीक है, इनके आदेश को मान लिया, ठीक है। लेकिन जो अंग्रेज थे ना, इन्होंने इसके बंगाल के नवाब के जो आदेश था उसको दरकिनार किया, ठीक है, और ये अपने काम को जारी रखा इन्होंने, है ना, किलेबंदी ये करते रहे, इसके अलावा तोप वगैरह लगाते रहे, ठीक है। जब ये बंगाल के नवाब की बात इन्होंने नहीं मानी, ठीक है, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने इन पर हमला कर दिया। किन पर? अंग्रेज़ों पर हमला कर दिया और इनको कलकत्ता हो गया और जहाँ जहाँ पर भी ये बंगाल में थे इनको यहाँ से खदेड़ दिया, ठीक है। बात समझ में आ गई, पूरा घटनाक्रम समझ में आ गया। देखिए
बात क्या है 1956 में सप्तवर्षीय युद्ध के स्टार्ट होने से, ठीक है, जैसे ही सप्तवर्षीय युद्ध या फिर थर्ड कर्नाटक वॉर स्टार्ट होती है ना, तो क्या होता है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने अपने जगह पर, जहाँ पर वो बंगाल पर बैठे हुए थे, किलेबंदी करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ तोप वगैरह लगाना स्टार्ट करते हैं। जब ये बात बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पता चलती है तो वो साफ साफ मना कर देते हैं कि हमारे राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, जो भी आपके बीच में डिस्प्यूट है वो आपस में आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। जब ये फरमान निकालते हैं तो फ्रांसीसी तो मान लेते हैं इनकी बात को कि ठीक है हम नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेज इनकी बात को नहीं मानते हैं। जब नहीं मानते तो सिराजुद्दौला क्या करता है, जहाँ जहाँ भी बंगाल में अंग्रेज बैठे हुए हैं इनको यहाँ से खदेड़ देते हैं और बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पर हमला किया जाता है सिराजुद्दौला की सेना के द्वारा, ठीक है, तो हमने पहले भी चर्चा की थी, जब भी एक बार और जब बंगाल में आक्रमण हुआ था अंग्रेजों पर, तो ये भाग करके फुल्टा नामक द्वीप है ना, फुल्टा नाम का एक द्वीप था, वहां पर जाके ये शरण लेते थे, ठीक है। तो जब इस प्रकार से इनको बंगाल से भगा देते हैं, ठीक है, और जो कुछ थोड़ी बहुत अंग्रेज होते हैं उनको कैद कर लिया जाता है, उनको कैद कर लिया जाता है। बात समझ में आ गई इतनी चीज, ठीक है। अब आगे की बात समझिए, जब ये फुल्टा नामक द्वीप में चले जाते हैं, ठीक है, तो ये मदद मांगते हैं। किनसे मदद मांगते हैं, है ना, देखिए जब इनको भगा दिया जाता है बंगाल से, है ना, तो मैंने आपको बताया था ये कहाँ कहाँ पर बैठे हुए थे अंग्रेज। एक तो मद्रास में भी थे, ठीक है, यहाँ पर थे, क्या कहते हैं, बम्बई वाले में, और यहाँ पर क्या कहते हैं, बंगाल में थे, ठीक है। तो बंगाल से जब इनको भगा दिया जाता है तो जो रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव, वो कहाँ बैठा हुआ था, वो था मद्रास में। इनकी मुख्य 3 प्रेसिडेंसियाँ थी ना उस टाइम पे, एक थी मद्रास, एक थी बॉम्बे और एक था बंगाल। तो जब सिराजुद्दौला ने इनको बंगाल से बाहर भगा दिया, ठीक है, और ये फुल्टा नामक द्वीप में शरण लेने गए, तो वहाँ से जब खबर यहाँ पर पहुँची मद्रास रॉबर्ट क्लाइव के पास, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आक्रमण करने का डिसीजन किया। आक्रमण कहाँ किया, करने का डिसीजन लिया कि बंगाल में हम आक्रमण करेंगे, ठीक है, और वापस से जो जो भी हमारी प्रेसिडेंसियाँ थी या फिर जो जो हमारे किले थे, जो हमारी जगह थी जहाँ पर हम व्यापार कर रहे थे, जहाँ पर हमारी कोठी थी, उनको हम वापस लेंगे, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन, एक और था वॉटसन, ठीक है, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों आपस में मिलकर के फिर से वापस बंगाल जाते हैं आक्रमण करने के लिए कि हम वापस से अपनी सारी जगह लेंगे, ठीक है। तो ये बंगाल जाते हैं और अपने छल कपट की नीति से, देखिए अंग्रेज क्या करते थे, बहुत बहुत छल कपट से युद्ध वगैरह जो भी होते थे तो बहुत छल कपट करते थे। क्या करते थे, वो पहले देखते थे कि सामने वाला जो अपोनेंट है, ठीक है, उनकी तरफ ऐसा कौन सा व्यक्ति है, उनका खास ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हमारी तरफ आ सकता है ना, रिश्वत लेकर हमारी तरफ आ जाए। तो इसी प्रकार से ये गए, वहाँ से ऐसा कोई देखा व्यक्ति अपनी ओर किया, ठीक है, और फिर वो आक्रमण करते थे जिससे सामने वाला आसानी से हार जाता था, ठीक है। तो जब ये आक्रमण करने गए तो देखिए सिराजुद्दौला जो था उस टाइम पे, है ना, सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला ने क्या किया, उस टाइम समझदारी का काम किया, है ना। उसने ये किया कि उसने जब इन्होंने आक्रमण किया तो उसने युद्ध करने से मना कर दिया और एक संधि को साइन किया, है ना, संधि को साइन किया, अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि। अब ये अलीनगर कहाँ से आ गया, तो एक चीज़ मैंने नहीं बताई अभी आपको, जब भी सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को बाहर भगाया था ना, तो जो यहाँ पे कलकत्ता था, है ना, कलकत्ता का नाम उसने क्या रखा था, अलीनगर, है ना, क्या रखा था, अलीनगर, है ना। कलकत्ता हो गया, जो जो भी अंग्रेजों की जगह थी वहाँ पर सब पे उसने कब्जा कर लिया था और कलकत्ता का नाम अलीनगर कर दिया था, ठीक है। तो ये अलीनगर की संधि वहीं से हुई थी, ठीक है। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, युद्ध करने से मना कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर एक अलीनगर की संधि या फिर ट्रीटी यहाँ पर साइन हुई, ठीक है। संधि में क्या था, संधि में ये था कि भैया जितने भी आपने हमारी जगह ली हैं वो आप वापस कर दोगे, ठीक है। कुछ हर जाने के तौर पर अंग्रेजों को पैसा दिया गया, यहाँ पर उनको बंगाल में सिक्के ढालने की परमिशन दी गई, है ना, तो कुछ रियायतें इनको दी गई। और अंग्रेजों ने इसके बदले में क्या कहा कि हम आपके भैया आंतरिक मामलों में आंतरिक मामलों में हम यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो कि वो हर बार बोलते थे, ठीक है। तो ये अलीनगर की संधि होती है, बात समझ में आ गई। अब देखिए अंग्रेज क्या चाहते थे, अंग्रेज चाहते थे मौका,
अंग्रेज चाहते थे कि युद्ध हो, है ना। अंग्रेज इसलिए युद्ध चाहते थे क्योंकि उनको चाहिए था कि हमारे हमारे कंट्रोल में पूरा बंगाल रहे, ठीक है, बंगाल पूरे हमारे कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। तो वो मौके की तलाश कर रहे थे कि हम कब बंगाल पर आक्रमण करें, यहाँ पर हमारा युद्ध हो और पूरा बंगाल हमारे कंट्रोल में आ जाए। तो वो ये मौके की तलाश में करने लगे, ठीक है। तो एक व्यक्ति थे दोस्तों, है ना, एक व्यक्ति थे J.Z. हॉलवेल, ठीक है, J.Z. हॉलवेल, है ना। J.Z. हॉलवेल नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने दोस्तों एक घटना का प्रचार प्रसार करना शुरू किया, ठीक है। वो थी ब्लैक होल त्रासदी, ठीक है। J.Z. हॉलवेल नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने एक घटना का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। क्यों किया? क्योंकि वो युद्ध करना चाहते थे, क्योंकि ताकि बंगाल उनके कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। तो इन्होंने ब्लैक होल नाम की एक घटना थी। अब ये घटना क्या थी, देखिए 20 जून, है ना, 20 जून 1756 को, 20 जून 1756 को जब सिराजुद्दौला ने यहाँ पे आक्रमण किया था और अंग्रेजों को यहाँ से बाहर भगाया था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कुछ अंग्रेजों को उसने अपने कब्जे में ले लिया था, ठीक है। तो इस घटना में क्या हुआ था, करीब 146 अंग्रेजों को, ठीक है, 146 अंग्रेजों का एक छोटे से तंग कमरे में, एक छोटे से 14 बाई 18 का कमरा था, एक छोटा सा, उसमें लगभग 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था, जो कि पूरा पैक था, ठीक है। जब अगले दिन कमरा खोला गया ना, तो इसमें से केवल 23 लोग ही जिंदा बचे थे, बाकी लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसको बोला जाता है ब्लैक होल त्रासदी। क्या बोला जाता है? ब्लैक होल त्रासदी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये घटना आपको याद रखना है, 20 जून 1756 को ब्लैक होल त्रासदी हुई थी। इसमें 146 अंग्रेजों को, जिसमें बच्चे भी थे, उनकी महिलाएं भी थी अंग्रेज, है ना, उनको एक छोटे से तंग कमरे में बंद कर दिया, जिसमें दम घुटने के कारण सभी लोगों को मृत्यु हो गई। सिर्फ 23 लोग ही यहाँ पर जिंदा बचे थे, ठीक है। तो इसने क्या किया, जो J.Z. हॉलवेल था, ठीक है, ये जो 23 लोग दोस्तों जिंदा बचे थे ना, उसमें ये व्यक्ति भी था, J.Z. हॉलवेल। तो उसने इस प्रकार से प्रचार प्रसार करना स्टार्ट किया गया कि 20 जून को ऐसी ऐसी घटना हुई जिसमें कुछ बहुत कम लोग ही जिंदा बचे थे, उसमें से एक मैं भी था, ठीक है। और ये इसने राजा ने बहुत बुरा कृत्य किया था। इस प्रकार से इसको प्रचार प्रसार करने लगा ताकि हमें युद्ध करने का मौका मिल सके, ठीक है। मतलब राजा के खिलाफ दूसरों को भड़काने लगा, ठीक है। इसके अलावा एक और इनका अंग्रेजों का इल्ज़ाम ये था कि ये जो नवाब हैं यहाँ के बंगाल के, या फिर राजा हैं, ठीक है, ये इनका पक्ष डचों के लिए ज़्यादा रहता है, फ्रांसीसियों के लिए कम रहता है। हमारे ऊपर मतलब उनका ज़्यादा पक्ष लेते हैं, हमारे ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी थी। तो इस प्रकार से कुछ युद्ध की स्थिति बनाना चाहते थे और वो ऐसा ही हुआ, युद्ध की स्थिति यहाँ पे बनी, है ना। और 23 जून 1757 को, है ना, कब? प्लासी का युद्ध। एक प्लासी नाम का गांव था, ठीक है, प्लासी नाम की जगह पर, यहाँ पे थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, 23 जून 1757 को, है ना, प्लासी नाम की एक जगह थी, ठीक है, यहाँ पर प्लासी का युद्ध होता है। अब एक बात आप समझिए, यहाँ पर ये जो प्लासी का युद्ध हुआ ना, ये कोई बहुत बड़ा सैन्य संघर्ष नहीं था। क्यों नहीं था, अब इसके पीछे आप समझिए, ठीक है। जब ये दोस्तों युद्ध हुआ ना, है ना, तो यहाँ पर जो अंग्रेज थे, है ना, बहुत बड़ा सैन्य संघर्ष नहीं था। जो अंग्रेज थे, इन्होंने बहुत ही अपने छल कपट का प्रयोग किया था, ठीक है। इसमें से उसने अंग्रेजों ने क्या किया था, जो बहुत सारे जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके साइड के बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ कर लिया था, घूस दे के, है ना, रिश्वत दे के। उसमें से कुछ व्यक्ति थे, एक थे मानिक चंद्र, ठीक है, एक थे मानिक चंद्र, एक थे जगत सेठ, मानिक चंद्र थे, जगत सेठ थे, ठीक है। एक था मीर जाफर, ठीक है। एक थी घसीटी बेगम, अभी सब बताऊंगा ये कौन कौन लोग थे। घसीटी बेगम, ठीक है। एक व्यक्ति और थे यहाँ पर, ठीक है, राय
दुर्लभ। ठीक है, देखिए मानिकचंद्र कौन थे, मानिकचंद्र को बताता हूँ। ये जब मैंने आपको बताया था ना, जब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को बाहर भगाया था बंगाल से, तो उस टाइम बंगाल का नाम चेंज किया था, अलीनगर रखा था। ठीक है, तो उस टाइम अलीनगर का हेड बनाया था इसको। ठीक है, तो एक बड़ा व्यक्ति था मानिकचंद्र। ठीक है, इसके अलावा जगत सेठ कौन था, जगत सेठ बंगाल का एक बहुत बड़ा कौन था, बैंकर था, बहुत बड़ा बैंकर था। मीर जाफर कौन था, मीर जाफर इसका सेनापति था। मीर जाफर है ना, बंगाल के नवाब का सेनापति था। घसीटी बेगम कौन थी, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, इनकी मौसी थी। ठीक है, जो कि ऑलरेडी इनकी विरोधी थी, है ना, क्योंकि उत्तराधिकारी इनको बनाया था। राय दुर्लभ भी एक सैन्य अधिकारी था, राय दुर्लभ एक सैन्य अधिकारी था। जगत सेठ, है ना, एक और थे दोस्तों अमीर चंद्र, है ना, एक और थे अमीर चंद्र, इनका नाम भी आपको याद रखना है, अमीर चंद्र। अमीर चंद्र एक बहुत बड़े व्यापारी थे, व्यापारी थे। अब ये सारे नाम मैंने क्यों बताए, थोड़ा इनका कनेक्शन है इस युद्ध से। ठीक है, देखिए जो रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है, इसने बहुत ज़्यादा छल कपट का प्रयोग किया था इस युद्ध में, तभी बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ नहीं था, बहुत बड़ा सैन्य संघर्ष हुआ नहीं था, आसानी से अंग्रेज जीत गए थे, है ना, सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई थी। हुआ क्या था, मानिकचंद्र, अलीनगर का हेड, ये सब बड़े बड़े व्यक्ति थे, है ना, बंगाल राज्य के, जिनको अंग्रेजों ने अपनी ओर कर लिया था, है ना। जगत सेठ एक बहुत बड़े बैंकर थे, मीर जाफर जो उसका सेनापति था, ठीक है, घसीटी बेगम मौसी थी, राय दुर्लभ भी एक सैन्य अधिकारी था, है ना, नवाब का। इसके अलावा अमीरचंद व्यापारी था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, ये अमीरचंद जो व्यापारी था, इसकी सहायता से इन सभी लोगों को अपनी ओर कर लिया, है ना, अंग्रेजों ने अपने पाले में कर लिया, पैसा दे करके अच्छा खासा। ठीक है, और जब इन्होंने अपनी ओर कर लिया तो आसानी से युद्ध में जो नवाब थे बंगाल के, उनकी हार हुई, है ना, और उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, तो इस प्रकार से प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा जीत लिया गया, है ना। और इस प्रकार से जो मीर जाफर था, है ना, मीर जाफर से ये कहा गया था कि हम आपको बंगाल का नवाब बनाएंगे, तो और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, एक प्रकार से पपेट नवाब, है ना, जो कि उनकी उंगलियों पर काम कर सके, उनके इशारों पर काम कर सके। ठीक है, तो इस युद्ध के बाद से दोस्तों अंग्रेजों का बंगाल पर पूर्णतः नियंत्रण हो गया था और काफ़ी ज़्यादा उनको यहाँ पर फायदा हुआ था, है ना। चलिए कुछ और चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, नवाब की ओर से भी दोस्तों कुछ लोगों ने भाग लिया था, उनके नाम मैं बता दूं। एक थे मीर मदान, है ना, मीर मदान, ठीक है, मीर मदान थे। एक थे मोहनलाल, मोहनलाल, ये नवाब की ओर से लड़े थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको उतना ज़्यादा, थोड़ा मैंने आपको बता दिया बस, है ना। तो नवाब की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है और बंगाल का नवाब किसको बनाया जाता है, मीर जाफर का। ठीक है, अब अंग्रेजों को काफ़ी ज़्यादा इसमें रियायतें दी जाती हैं, जैसे 24 परगने की ज़मीन मिलती है, 24 परगने की जमींदारी मिलती है अंग्रेजों को। ठीक है, जमींदारी मिलती है। ठीक है, कंपनी की आय में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, कंपनी की आय में बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा 50 लाख सेना, ठीक है, 50 लाख रुपए इनको सेना को और नाविकों को दिया जाता है जिन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और ये कुछ रियायतें, अब इस एक प्रकार से आप देखें तो पूरा का पूरा बंगाल ही इनको मिल जाता है। जो मीर जाफर होता है वो सिर्फ नाम मात्र का नवाब रहता है, पूरा तो अंग्रेज के कंट्रोल में आ ही जाता है। तो दोस्तों ये प्लासी का युद्ध था। पूरी स्टोरी आई थिंक आपको समझ में आई होगी, है ना, पूरी स्टोरी आप एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया, आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज कर करके, है ना। काफ़ी ज़्यादा इतिहास में इसका महत्व है। तो 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद, इसके अलावा अभी हम बक्सर का पढ़ेंगे, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है ना, इतिहास की दृष्टि से। तो अभी तक हमने देखा है कि तृतीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ था उसमें भी फ्रांसीसियों की हार हो गई थी। यहाँ पे प्लासी के युद्ध के बाद पूरा का पूरा उनको बंगाल मिल गया, है ना। तो अंग्रेज यहाँ पर अभी तक बहुत शक्तिशाली हो गए थे, है ना। और कंपनी तो 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ था, है ना, 1759 में वेदरा के युद्ध के द्वारा डचों का भी अंत हो गया था। तो अब हम देखेंगे कि धीरे धीरे यहाँ पर पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में स्टेब्लिश हो जाती है ना। और 1764 को और हम बक्सर का युद्ध देखेंगे अगले लेक्चर में, है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि कोई भी डाउट आपको होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जोड़ सकते हैं, है ना। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।